शोभा अपने इकलौते बेटे नितिन की शादी अपनी मनपसंद की लड़की से करवाना चाहती थी, पर नितिन अपनी मां के खिलाफ जाकर जोया नाम की मुसलमान लड़की से शादी कर लेता है। और जब शादी करके वो घर आता है तो शोभा के होश उड़ जाते हैं। अरे नालायक, बेअकल, तुझे हिंदू धर्म में लड़की नहीं मिली क्या, जो तू इस लड़की को शादी करके इस घर में ले आया? माँ, मैं जोया से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी की है, ना कि उसके धर्म से। इसलिए आपको भी जोया को अपनाना होगा। और इंसान प्यार में जाति धर्म नहीं देखते। अरे नालायक, तेरी बुद्धि ना भ्रष्ट हो गई है, लेकिन मेरी नहीं। कुछ दिनों बाद नवरात्रे हैं। मैंने सोचा था कि घर में लक्ष्मी आएगी, लेकिन तूने इस मनहूस को घर में ले आया उठाकर। राम राम, मुझे तो माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। शोभा अपना सर पीट कर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद नितिन खुद जोया का गृह प्रवेश करवाता है। पर अपनी सास की नाराजगी देखकर जोया को बहुत दुख होता है और वो नितिन से कहती है, नितिन, लगता है हमने गलत कदम उठाया है, तभी तो अम्मी इतनी खफा है हमसे। जोया, तुम फिक्र मत करो, वो मेरी माँ है, मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाएंगी। और वैसे भी 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू है। मैं हर बार की तरह इस साल भी माँ की नवरात्रि में मदद करूंगा और व्रत भी रख लूंगा। फिर देखना कैसे माँ मेरी पूजा पाठ से खुश होती है और तुम्हें अपनाती है। जोया मुसलमान थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि नवरात्रे कैसे बनाए जाते हैं। पर नितिन की बात सुनकर जोया बेफिक्र हो जाती है। अब नवरात्रे से एक दिन पहले जब शोभा मंदिर में पूजा कर रही होती है तो जोया चप्पल पहनकर मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती है। ये देखकर शोभा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह गुस्से में एक बार फिर जोया को भला बुरा कहने लगती है। अरे ओ करमजली कलमुही कहीं की, नमाज पढ़ते हुए तुम लोग चप्पल पहनते हो क्या? नहीं ना? फिर तूने कैसे सोच लिया कि पूजा करते समय तू मंदिर में चप्पल पहनकर आ सकती है? ये सब तुझे किसी ने नहीं सिखाया क्या कि पूजा स्थल में चप्पल को कोसों दूर रखा जाता है? मेरी इस खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, पर मुझे मालूम नहीं था। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुझे मालूम भी कैसे होगा? तू हमारे धर्म की तो है नहीं। चल निकल यहाँ से, कल से नवरात्रे हैं और मैं नहीं चाहती कि नवरात्र के ऐसे अच्छे दिनों में तेरा बुरा साया पड़े। अपनी सास की डांट सुनकर जोया अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जोया को इस तरह से रोता देख नितिन को बहुत बुरा लगता है और वो जोया से उसके रोने की वजह पूछता है। क्या हुआ जोया, तुम रो क्यों रही हो? क्या माँ ने फिर से तुम्हें कुछ भला बुरा कहा? ऐसा मत बोलिए अम्मी जान की कोई खता नहीं है, सारी गलती तो मुझसे हुई है। नितिन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, ये नवरात्रि क्या होती है? अब मैं तुम्हारी बेगम हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं हिंदू धर्म के हर रीति रिवाज और त्योहारों को अपना सकूं। इसीलिए मुझे भी अब ये नवरात्रि करनी है। कैसे करते हैं ये नवरात्रि? कैसे करते हैं नवरात्र? नवरात्र करना बहुत आसान है। बस हमें सच्ची श्रद्धा से 9 दिन व्रत रखने होते हैं और इन 9 दिन में 9 माता की पूजा करनी होती है। साथ ही साथ 9वें दिन कंचका खिलाई जाती है और इसमें कलश की स्थापना की जाती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है। पर ये सब कुछ तुम एक दिन में नहीं सीख पाओगी, क्योंकि कल से ही नवरात्र हैं, तो तुम अगली बार से नवरात्रि करना। नहीं, ससुराल में मेरी पहली नवरात्रि है और क्या पता नवरात्रि करने से अल्लाह ताला खुश हो जाए और अम्मी जान भी मुझे अपना ले। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम भी नवरात्रि कर लेना। इतना बोलकर नितिन वहाँ से चला जाता है। पर अब भी जोया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नवरात्रि कैसे करे और किस तरह से नवरात्रि की तैयारी की जाती है। इसलिए अब जोया यूट्यूब से नवरात्रि की पूरी जानकारी देखती है और शाम होते ही नितिन के साथ मार्केट में नवरात्रि का सामान लेने के लिए निकल पड़ती है। नितिन, मैंने YouTube में देखा था नवरात्र में किस तरह से मंदिर को सजाया जाता है। हमें इसके लिए नारियल, कपूर, दिया, अगरबत्ती, फूल, माला, माता रानी की चुनरी, उनका श्रृंगार और भी बहुत कुछ लेना है। देखो, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है ताकि हमसे कोई गलती ना हो सके। तुम्हें देखकर लग रहा है जोया कि तुम बहुत एक्साइटेड हो और तुमने पूरी जानकारी निकाल ली है। तो अब देखते हैं कल तुम्हारा ससुराल में पहला नवरात्रि का दिन कैसा जाता है। आओ अभी शॉपिंग करते हैं। अब जोया नितिन के साथ नवरात्रि की पूरी तैयारियां कर लेती हैं और सुबह अपनी सास शोभा के उठने से पहले ही मंदिर सजा लेती है। साथ ही साथ वो फोन के जरिए पूरी विधि विधान के साथ पूजा करती है। मंदिर घर में से 6 बजे शंख और घंटी की आवाज सुनकर शोभा हैरान हो जाती है और जब वो नीचे आकर देखती है
तो वो देखती है कि नवरात्रि की कलश उसकी मुस्लिम बहू जोया ने बैठाया है। अरे करमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में आने की? और तूने कलश बिठाया किससे पूछकर? जानती है ना कि तू एक मुसलमान है। अम्मी जान, मैं जानती हूँ मैं मुसलमान हूँ, पर शायद आप भूल रही हैं मैंने एक हिंदू से शादी की है, इसीलिए अब मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी नवरात्रि करूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया है। तुझे क्या लगता है कि तू ये सब करके मेरा दिल जीत लेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं तुझे अपने घर की बहू नहीं मानती। तू एक मुसलमान लड़की है और एक मुसलमान लड़की को मैं अपने घर में नवरात्र करने नहीं दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना बोलकर गुस्से में शोभा मंदिर का सारा सामान फेंकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ नितिन आकर अपनी माँ को रोक लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ जी आप क्या कर रही हैं? आप ही तो कहती हैं कि ये सब गलत है। भगवान हो या अल्लाह, हमें बनाने वाला तो एक ही है और वो है ईश्वर। और माँ, ईश्वर एक ही है, बस उसके नाम और रूप अलग है। और देखिए जोया ने कितनी अच्छी तरह से कलश बिठाया है। माँ, जोया को एक मौका तो दीजिए अपनी बहू होने का। अपने बेटे को अपनी बहू के साथ देखकर शोभा एक बार फिर भड़क जाती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। अब इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और हर दिन जोया सुबह शाम पूजा करती और घर में कीर्तन भी करवाती। ये देखकर धीरे धीरे शोभा का दिल पिघलने लगता है। साथ ही साथ 9 दिन भी बीत जाते हैं और 9वें दिन पूरे विधि विधान के साथ जोया कंचिका खिलाती है। माँ जी, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? मैंने सब कुछ अच्छे से तो किया ना? हाँ, सब ठीक है, पर जब कन्या खाना खाकर जाने लगे तो एक बार उनके पैर भी छू लेना। और एक बात, तू मुझे अम्मी से माँ जी क्यों कहने लगी? क्योंकि हिंदू में अम्मी को माँ कहा जाता है और मेरी खुशी आप में है, इसीलिए अब मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब सारी कन्या खाना खाकर जाने लगती है और जोया ठीक वैसा ही करती है जैसा शोभा ने कहा था। इस तरह से जोया की पहली नवरात्रि उसके ससुराल में बीतती है और अपनी पहली नवरात्रि में ही जोया अपनी सास का दिल जीत लेती है। सोमनगर में तुलसीराम नाम का एक आदमी रहता था जो कि बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। आरती की शादी में बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानियां थी, क्योंकि कोई भी आरती से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आरती दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी। साथ ही उसकी चोटी हमेशा खड़ी रहती थी, जिस कारण वो बहुत ही मजाकिया किस्म की दिखाई देती थी, जिस कारण आरती की शादी नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक दिन तुलसीराम मंदिर में बैठकर भगवान जी से आरती की शादी की कामना कर रहा होता है। हे भगवान, मेरी बेटी की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोई दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत काली है। आपने ही तो उसका रंग बनाया है ना, तो आपने उसका सुहाग भी जरूर बनाया होगा। तो फिर कब आएगा मेरी बेटी का सुहाग? बहुत चिंता हो रही है मुझे अपनी बेटी की शादी को लेकर। सब उसका मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ एक विनोद नाम का आदमी आता है, जो कि तुलसीराम का बचपन से दोस्त था। तुलसीराम विनोद को अपने घर ले जाता है। आरती बहुत भोली थी। वो अपनी मासूमियत भरे अंदाज में विनोद के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। विनोद को आरती बहुत पसंद आती है और वो अपने दोस्त से कहता है, अरे तुलसीराम, तेरी बेटी तो बहुत ही अच्छी है और नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है इसने। अरे लड़का उड़का देख रहे हो अपनी बेटी के लिए या फिर नहीं? अब क्या बताऊं यार, कितने रिश्ते आए मेरी बेटी के लिए, लेकिन कोई भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी दिखने में सुंदर नहीं है, वो काली है, उसकी चुटिया ऐसे खड़ी रहती है। अब बता, इसमें क्या मेरा दोष है या मेरी बेटी का दोष है? अरे ऐसे लोग ना बेवकूफ होते हैं, उन्हें इंसान की पहचान करनी नहीं आती। जो बाहरी रंग रूप देखकर इंसान की पहचान करते हैं ना, उनकी सोच बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। मेरा बेटा है अनुज, शादी की उम्र हो गई है उसकी। मैं सोच रहा था कि अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करवा देता हूँ, हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तेरी बात तो सही है, लेकिन तेरा बेटा शादी के लिए हाँ करेगा भी या नहीं? क्योंकि तूने तो मेरी बेटी को देख लिया ना कि वो कैसी दिखाई देती है। अरे तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। जिस इंसान का मन सुंदर होता है ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। और तेरी बेटी मन से बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे आरती को अपने घर की बहू बनाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरती ही मेरे घर की लक्ष्मी है।
अब एक काम कर, मुझे आरती की एक तस्वीर दे, घर जाकर मुझे सबको दिखाना भी तो है। विनोद जब घर आता है तो अपने परिवार में आरती का जिक्र करता है। सभी लोग आरती की तस्वीर देखते हैं जिसमें विनोद का बेटा अनुज इस रिश्ते से मना कर देता है और उनसे कहता है, ये तो एकदम काली भैंस लग रही है, मुझे इससे शादी नहीं करनी। अपने बेटे को देख लो, वो कितना स्मार्ट है, उसके लिए तो एक खूबसूरत सी लड़की होनी चाहिए। और आप न जाने कौन से मोह माया में खो रहे हो पापा, जो आप मेरे लिए ऐसी काली भैंस उठाकर लेकर आ रहे हो इस घर में। दोबारा से भैंस कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये घर मेरा है, इस घर में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता। और एक बात, इससे अगर तूने शादी नहीं की ना तो मैं तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। उसके बाद तुझे जो करना है तू वो। कुछ ही समय बाद आरती और अनुज की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन आरती सभी के लिए नाश्ता बनाती है। सभी लोग नाश्ता करके बहुत खुश होते हैं। आरती की नंद प्रिया आरती से कहती है, वाह भाभी, नाश्ता तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सच में माँ की याद आ गई आज मुझे। दीदी, भाभी भी तो माँ समान होती है ना। अब माँ जी हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ? अब आप समझ लीजिए कि मैं आपकी भाभी हूँ या फिर माँ जो भी हूँ मैं ही हूँ। अब आपका ख्याल अच्छे से मैं ही रखूंगी। देखा, ये है आरती, इसकी सोच एकदम सच्ची और अच्छी है। ये हमारा नालायक बेटा इसके लायक ही नहीं है। वो तो शुक्र है कि आरती ने कोई सवाल जवाब नहीं दिया और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। हाँ तो करेगी ना, अब इतना स्मार्ट लड़का मिलेगा तो ऐसी भैंस जैसी लड़कियां तो कभी मना करेंगी नहीं। अरे भैया, ऐसे मत बोलो भाभी को। भाभी बहुत अच्छी हैं और मोटी कहाँ से नजर आती हैं आपको। और भैया, भाभी का ना थोड़ा सा मेकओवर कराना पड़ेगा, उसके बाद ना आप खुद लट्टू हो जाएंगे उनके ऊपर। रहने दे, वो दिन तो कभी नहीं आने वाला। और इसका मेकओवर कराएगी, सारे सैलून वाले से देखकर भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद पापा भाभी की मुंह दिखाई करवाने वाले हैं, बहुत ही धूमधाम से। फिर आप देखना भाभी को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर में मुंह दिखाई की रस्म जोर जोर से तैयारियां चल रही होती है। तो वहीं आरती की नंद प्रिया आरती को एक मेकओवर सैलून में ले जाती है। वहां जाकर आरती का हेयर ट्रीटमेंट करवाती है, जिसमें उसके बाल को केमिकल और मशीन के मदद से स्ट्रेट किया जाता है। उसके बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगते हैं। फिर उसके चेहरे पर ना जाने अनेक प्रकार के केमिकल वाले फेशियल थ्रेडिंग बहुत सारी चीजें करवाती है। इतना सब होने के बाद आरती का हुलिया बिल्कुल बदल जाता है और वो खुद को ही नहीं पहचान पाती। अरे दीदी, ये हम हैं क्या? हमें तो यकीन नहीं हो रहा हम इतने भी सुंदर दिखाई दे सकते हैं। और हमारे बाल वो कुत्ते की पूंछ की तरह हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन ये तो एकदम से सीधे हो गए हैं। हाँ भाभी, आजकल के समय में सब कुछ पॉसिबल है। आप बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही हैं। आप पहले भी बहुत सुंदर थी, लेकिन अब आपकी सुंदरता में 4 चांद लग चुके हैं। चलो अब घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद आरती और प्रिया दोनों घर आते हैं। तभी अनुज प्रिया से कहता है, अरे प्रिया, ये तेरी फ्रेंड है क्या? पहले तो कभी नहीं देखा इसे। देखा, खा गए ना चक्कर आप। यह आपकी पत्नी है और मेरी भाभी। इनका मेकओवर कराया है मैंने। पहले आप बहुत मजाक बनाते थे ना इनका, और अब देखो आप खुद अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहे। अब इनकी सुंदरता में और 4 चांद लग चुके हैं। ये आरती है? ओह माय गॉड, मैं सच में ही इसे नहीं पहचान पाया। आरती बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरती अब पूरी तरह से अनुज को इग्नोर करने लगती है। अनुज बार बार आरती से बात करने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ आरती अनुज को नजरअंदाज कर रही थी। ऐसे ही एक दिन अनुज को गुस्सा आता है और वो आरती को अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहता है, क्या बात है आरती, तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रही हो? और मैं देख रहा हूँ कई दिनों से तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। अब मेरा मेकओवर हो चुका है, मैं थोड़ी बदल गई हूँ, तो आपको मुझसे बात करनी है। याद करो वो दिन जब आप मुझे बहुत नजरअंदाज करने लगे थे। मानता हूँ कि मेरी गलती थी। मैं इंसान को उसकी बाहरी खूबसूरती से पहचानता था, बट आज रियलाइज हुआ कि यह खूबसूरती किसी भी सैलून में जाकर इंसान हासिल कर सकता है, लेकिन जो मन की खूबसूरती है वो कहीं नहीं मिलती। अपने संस्कारों में, अपने विचारों में होते हैं। यही बात पापा बहुत समय से आपको समझा रहे थे। मुझे इस बाहरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो दीदी के कहने पर मैंने ये सारी चीजें करवा ली, वरना मैं बचपन से वैसी ही रहती आई थी जैसी मैं थी। लेकिन मैंने खुद को आप लोगों की खुशी के कारण बदला है। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ मेरी गलती है। अब क्या मुझे माफ भी नहीं करोगे?
अनुज अपनी पत्नी से माफी मांगता है, जिसके बाद अनुज आरती के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो सभी एक साथ हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सोमनगर में तुलसीराम नाम का एक आदमी रहता था, जो कि बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। आरती की शादी में बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानियां थी, क्योंकि कोई भी आरती से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आरती दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी। साथ ही उसकी चोटी हमेशा खड़ी रहती थी, जिस कारण वो बहुत ही मजाकिया किस्म की दिखाई देती थी, जिस कारण आरती की शादी नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक दिन तुलसीराम मंदिर में बैठकर भगवान जी से आरती की शादी की कामना कर रहा होता है। हे भगवान, मेरी बेटी की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोई दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत काली है। आपने ही तो उसका रंग बनाया है ना, तो आपने उसका सुहाग भी जरूर बनाया होगा। तो फिर कब आएगा मेरी बेटी का सुहाग? बहुत चिंता हो रही है मुझे अपनी बेटी की शादी को लेकर। सब उसका मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ एक विनोद नाम का आदमी आता है, जो कि तुलसीराम का बचपन से दोस्त था। तुलसीराम विनोद को अपने घर ले जाता है। आरती बहुत भोली थी। वो अपनी मासूमियत भरे अंदाज में विनोद के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। विनोद को आरती बहुत पसंद आती है और वो अपने दोस्त से कहता है, अरे तुलसीराम, तेरी बेटी तो बहुत ही अच्छी है और नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है इसने। अरे लड़का उड़का देख रहे हो अपनी बेटी के लिए या फिर नहीं? अब क्या बताऊं यार, कितने रिश्ते आए मेरी बेटी के लिए, लेकिन कोई भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी दिखने में सुंदर नहीं है, वो काली है, उसकी चुटिया ऐसे खड़ी रहती है। अब बता, इसमें क्या मेरा दोष है या मेरी बेटी का दोष है? अरे ऐसे लोग ना बेवकूफ होते हैं, उन्हें इंसान की पहचान करनी नहीं आती। जो बाहरी रंग रूप देखकर इंसान की पहचान करते हैं ना, उनकी सोच बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। मेरा बेटा है अनुज, शादी की उम्र हो गई है उसकी। मैं सोच रहा था कि अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करवा देता हूँ, हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तेरी बात तो सही है, लेकिन तेरा बेटा शादी के लिए हाँ करेगा भी या नहीं? क्योंकि तूने तो मेरी बेटी को देख लिया ना कि वो कैसी दिखाई देती है। अरे तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। जिस इंसान का मन सुंदर होता है ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है, और तेरी बेटी मन से बहुत सुंदर है। इसलिए मुझे आरती को अपने घर की बहू बनाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरती ही मेरे घर की लक्ष्मी है। अब एक काम कर, मुझे आरती की एक तस्वीर दे, घर जाकर मुझे सबको दिखाना भी तो है। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया जो कि एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके गुण बहुत अच्छे थे। उसे घर के सारे काम आते, लेकिन चिंकी गरीब होने के कारण कम पढ़ी लिखी थी। चिंकी की शादी एक अमीर घर में हो जाती है। ससुराल में चिंकी की सास मेनका कबूतरी, पति कालू कौवा और ननद मिनी चिड़िया। मिनी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी थी। मिनी को इस बात का बहुत एटीट्यूड था, पर ऐसे ही एक सुबह मिनी ऑफिस जा रही थी। चिंकी मिनी के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी मिनी चिंकी से गुस्से में कहती है, अरे भाभी, आपको टाइम देखना नहीं आता क्या? इतना भी नहीं पता कि मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना होता है? आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। बस दीदी, नाश्ता होने ही वाला है, मैं भी लेकर आती हूँ आपके पास। एक काम करो, आप ही नाश्ता बनाकर ना खुद ही खा लेना, मैं जा रही हूँ ऑफिस। इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं आपके इस ऑयली नाश्ते का वेट करूँ। हाँ। मिनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर चिंकी की सास यानी कि मेनका कबूतरी आती है और मेनका मिनी से बोलती है, बेटा तुझे शर्म नहीं है क्या? कैसे बात कर रही है अपनी भाभी से? एक तो वो बेचारी सुबह उठकर तेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही है, ऊपर से तू उसे लेक्चर सुना रही है। अगर तुझे इतना ही लेट हो रहा है ना ऑफिस जाने के लिए, तो खुद उठ जाया कर और खुद का नाश्ता खुद बना लिया कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, मुझे पता था कोई बीच में आए या ना आए, लेकिन आप जरूर आओगी अपनी बहू का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप तो इस पूरे संसार की सबसे दयालु सास हो। तो फिर आप कैसे पीछे रह सकती हो अपनी बहू की तारीफ किए बिना? एक काम करना, आपकी बहू ने जो नाश्ता बनाया ना, उस नाश्ते को आप ही खा लेना, फिर आपको पता चलेगा। मैं तो जा रही हूँ, बेटी की तो कोई चिंता ही नहीं है आपको। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तू आज हमारे घर में है, कल को तेरी भी शादी होगी, और अगर तेरी ननद तेरे साथ ऐसा कुछ करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? मेरा नाम मिनी है और मिनी से कोई बदतमीजी करे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब तुझे बदतमीजी पसंद नहीं है तो दो दूसरों के साथ क्यों बदतमीजी करती है?
मिनी गुस्से से ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिंकी की तबीयत खराब हो जाती है और मिनी को ऑफिस जाना था। मिनी के कपड़ों में प्रेस नहीं थी, जिस पर वो चिंकी के पास जाकर कहती है, अरे भाभी ये क्या है, आपने मेरे कपड़ों पर प्रेस क्यों नहीं की? क्या करती हो आप पूरा दिन? आपसे एक काम ठीक से नहीं होता। मुझे मीटिंग में जाना है और मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, क्या पहनूं मैं? माफ करना दीदी, मैं सो गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। चिंकी मिनी के कपड़े प्रेस करने लगती है। तभी वहां मीनका कबूतरी आती है और मीनका कबूतरी अपनी बेटी को सुनाते हुए कहती है, अरे ये सब क्या है मिनी? तेरी भाभी की तबीयत खराब है और तू इतने छोटे मोटे काम खुद नहीं कर सकती क्या? तुझे तो बात करने की भी तमीज नहीं है अपनी भाभी से, इतनी बेशरम हो गई है। क्योंकि मिनी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी इन्हें, और मेरी भाभी बनने लायक तो ये बिल्कुल नहीं थी। आप ही थी जिन्हें बहुत ज्यादा संस्कार और गुणों में विश्वास था, तो इतनी कम पढ़ी लिखी अनपढ़ बहू को इस घर में बहू बनाकर ले आई। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन मिनी के लिए एक बड़े से घर से रिश्ता आता है। मिनी बहुत ही ज्यादा खुश थी। कुछ ही समय बाद मिनी की शादी मोनू कौवे के साथ हो जाती है। मोनू बहुत अमीर था। मोनू की बहन थी, उसका नाम पीहू चिड़िया था। ऐसे ही मिनी के ससुराल में मिनी सुबह सुबह उठकर सबका नाश्ता बना रही थी। तभी पीहू अपनी भाभी यानी मिनी से कहती है, भाभी आपका हाथ नहीं चलता क्या काम करने में? इतना धीरे धीरे काम कर रही हो। कब से नाश्ते का वेट कर रहे हैं हम लोग, अभी तक नाश्ता नहीं बना। अगर इतना ही है तो खुद बना लो नाश्ता। भाभी जरा तमीज से, आप मुझे उन लोगों में से मत लेना जो चार बातें सुनकर भी आपसे बात करने को शुरू हो जाएंगे। मैं उनमें से हूँ जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उससे इस तरह से बात करे। तो इस बात का आगे से ध्यान रखना। मेरे घर की लाडली इकलौती बेटी हूँ मैं, मेरी यहाँ हर बात मानी जाती है। आज तक मुझे किसी ने किसी तरह की बातें नहीं सुनाई। आपकी पहली गलती थी, इसीलिए आज आपको समझा रही हूँ, आगे से ध्यान रखना। पीहू इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आए दिन मिनी पर वो रौब झाड़ा करती और उससे अपने हर काम करवाया करती। ऐसे ही एक दिन मिनी को अपने मायके जाना था। तभी मिनी के पास जाकर पीहू उससे कहती है, अरे भाभी आप कहाँ जा रही हो? जाने से पहले मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना है। मैं भी मायके जा रही हूँ, आप अपने कपड़े खुद प्रेस कर लो। अरे आप मुझे कपड़े प्रेस करके दो, मैंने आज तक एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया अपने घर में। अरे मैं आपकी भाभी हूँ, मुझसे तमीज से बात करो। आज तक मैंने अपनी भाभी से इस तरह से बात नहीं करी। हम दोनों ननद भाभी में तो बहुत प्यार था, और एक तुम हो जिसे अपनी भाभी से प्यार से बात करना नहीं आता। बड़ी बेशरम हो तुम। अच्छा, तो आपकी भाभी और आपका रिलेशन बहुत अच्छा था। कम से कम झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है रियलिटी। आपको बताऊं ना तो मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपकी सारी सच्चाई ना आपकी माँ ने बता दी थी। आप अपनी भाभी के साथ कैसा व्यवहार करती थी, इसीलिए मैं भी आपके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रही हूँ जैसा आप अपनी भाभी के साथ किया करती थी, ताकि आपको रियलाइज हो कि सबको प्यार और सपोर्ट की जरूरत होती है। पीहू के मुंह से ये बातें सुनकर मिनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उसके कपड़े प्रेस करके अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद उसका रवैया अपनी भाभी के प्रति बदला हुआ था। मीनका समझ जाती है कि मिनी अब काफी सुधर गई है। तभी मिनी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे सब पता है, आपने मेरी ननन से क्या कहा, और मेरी ननन बहुत अच्छी है। उसने बस मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी तरह मुझे पाठ पढ़ाया, और मैं भाभी से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। ससुराल में ननन भाभी का रिश्ता तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे दोनों बहनें हो। मैं यही तुझे समझाना चाहती थी, लेकिन कहते कहते थक गई। लेकिन भगवान की कृपा देखो कि तेरी शादी होने के बाद तुझे कम से कम ये महसूस तो हुआ कि तूने अपनी भाभी के साथ जैसा व्यवहार किया वो बहुत गलत था। जब तक खुद के साथ वो चीज ना बीते तब तक उसका एहसास नहीं होता। अरे दीदी, आप जो हुआ उसे भूल जाओ। ये सब बताओ, आप क्या खाओगे? ये तो जीवन है ना, इसमें कभी अच्छे मोमेंट आते हैं तो कभी बुरे आते हैं। इन पर अफसोस ना जताकर भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं दीदी। मिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद चिंकी और मिनी दोनों आपस में मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मिनी भी अपने ससुराल में अपनी ननंद पीयू के साथ मिलकर हंसी खुशी आगे बढ़ती है।
चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया जो कि एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके गुण बहुत अच्छे थे। उसे घर के सारे काम आते, लेकिन चिंकी गरीब होने के कारण कम पढ़ी लिखी थी। चिंकी की शादी एक अमीर घर में हो जाती है। ससुराल में चिंकी की सास मेनका कबूतरी, पति कालू कौवा और ननद मिनी चिड़िया। मिनी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी थी। मिनी को इस बात का बहुत एटीट्यूड था, पर ऐसे ही एक सुबह मिनी ऑफिस जा रही थी। चिंकी मिनी के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी मिनी चिंकी से गुस्से में कहती है, अरे भाभी, आपको टाइम देखना नहीं आता क्या? इतना भी नहीं पता कि मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना होता है? आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। बस दीदी, नाश्ता होने ही वाला है, मैं भी लेकर आती हूँ आपके पास। एक काम करो, आप ही नाश्ता बनाकर ना खुद ही खा लेना, मैं जा रही हूँ ऑफिस। इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं आपके इस ऑयली नाश्ते का वेट करूँ। हाँ। मिनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर चिंकी की सास यानी कि मेनका कबूतरी आती है और मेनका मिनी से बोलती है, बेटा तुझे शर्म नहीं है क्या? कैसे बात कर रही है अपनी भाभी से? एक तो वो बेचारी सुबह उठकर तेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही है, ऊपर से तू उसे लेक्चर सुना रही है। अगर तुझे इतना ही लेट हो रहा है ना ऑफिस जाने के लिए, तो खुद उठ जाया कर और खुद का नाश्ता खुद बना दिया कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, मुझे पता था कोई बीच में आए या ना आए, लेकिन आप जरूर आओगी अपनी बहू का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप तो इस पूरे संसार की सबसे दयालु सास हो। तो फिर आप कैसे पीछे रह सकती हो अपनी बहू की तारीफ किए बिना? एक काम करना, आपकी बहू ने जो नाश्ता बनाया ना, उस नाश्ते को आप ही खा लेना, फिर आपको पता चलेगा। मैं तो जा रही हूँ, बेटी की तो कोई चिंता ही नहीं है आपको। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तू आज हमारे घर में है, कल को तेरी भी शादी होगी, और अगर तेरी ननद तेरे साथ ऐसा कुछ करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? मेरा नाम मिनी है, और मिनी से कोई बदतमीजी करे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब तुझे बदतमीजी पसंद नहीं है तो तू दूसरों के साथ क्यों बदतमीजी करती है? मिनी गुस्से से ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिंकी की तबीयत खराब हो जाती है और मिनी को ऑफिस जाना था। मिनी के कपड़ों में प्रेस नहीं थी, जिस पर वो चिंकी के पास जाकर कहती है, अरे भाभी ये क्या है? आपने मेरे कपड़ों पर प्रेस क्यों नहीं की? क्या करती हो आप पूरा दिन? आपसे एक काम ठीक से नहीं होता। मुझे मीटिंग में जाना है और मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, क्या पहनूं मैं? माफ करना दीदी, मैं सो गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। चिंकी मिनी के कपड़े प्रेस करने लगती है। तभी वहां मेनका कबूतरी आती है और मेनका कबूतरी अपनी बेटी को सुनाते हुए कहती है, अरे ये सब क्या है मिनी? तेरी भाभी की तबीयत खराब है और तू इतने छोटे मोटे काम खुद नहीं कर सकती क्या? तुझे तो बात करने की भी तमीज नहीं है अपनी भाभी से, इतनी बेशरम हो गई है। क्योंकि मिनी बिल्कुल भी पसंद नहीं